हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। इस टॉपिक का नाम है ओनरशिप। ओनरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वामित्व। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप उस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो टॉपिक का नाम आज क्या है? ओनरशिप। तो ओनरशिप को रोमन लॉ में क्या कहा गया है? डोमिनियम। ओनरशिप को रोमन लॉ में क्या कहा गया है? डोमिनियम। और इसका मतलब डोमिनियम का क्या है? एब्सोल्यूट राइट, पूरा अधिकार। और ओनरशिप वर्ड को पहली बार यूज करने वाले जूरिस्ट कौन है? मैटलैंड 1583 में फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था ओनरशिप वर्ड को। और रोमन लॉ में ओनरशिप को डोमिनियम कहा गया और पजेशन को क्या कहा गया? पजेशियो। पजेशियो का मतलब फिजिकल कंट्रोल और ओनरशिप का मतलब एब्सोल्यूट राइट। दोनों में अंतर है। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज पर फिजिकल कंट्रोल, जैसे अभी मेरे हाथ में मार्कर है तो मेरा फिजिकल कंट्रोल है। और ओनरशिप का मतलब होता है कि मेरा इस पर एब्सोल्यूट राइट है। अगर मैं इसकी ओनर हूं तो मैं इसको सेल कर सकती हूँ, परचेज सेल कर सकती हूँ, किसी को गिफ्ट दे सकती हूँ, किसी को अपनी विल में लिख कर दे सकती हूँ। तो ओनरशिप में पूरे के पूरे एब्सोल्यूट राइट जुड़े होते हैं। अब आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो ऑस्टिन की है। Ownership is a right over a determinate thing, indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration। तो स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, वयन की दृष्टि से अनिर्बंधित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है। इसका मतलब अगर ओनरशिप हमारा कैसा राइट है? एक किसी चीज पर, एक सर्टेन किसी वस्तु पर ऐसा अधिकार है जिसको हम जब तक चाहें यूज कर सकते हैं। अनिश्चित, अनडेफिनेट लिखा हुआ है कि कितने भी टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उसको कंज्यूम कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। और हमारा जो राइट होगा वो क्या होगा? अनरिस्ट्रिक्टेड, किसी भी तरीके से बंधा हुआ नहीं होगा। और टाइम के हिसाब से क्या होगा? अनलिमिटेड। ये हमारा राइट कैसा है? अनलिमिटेड राइट है। अगर ओनरशिप में देखा जाए तो दो चीजें निकल कर आती हैं ऑस्टिन की डेफिनेशन पे, थिंग्स और पर्सन। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो थिंग प्लस पर्सन इक्वल टू रिलेशनशिप इज कॉल्ड ओनरशिप। मतलब व्यक्ति और वस्तु के संबंध को ही क्या कहते हैं? स्वामित्व कहते हैं। अब मैं आपको इस डेफिनेशन से अलग अलग पॉइंट को डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ओनरशिप का मतलब क्या है। अभी आपने देखा कि मैंने आपको ऑस्टिन की डेफिनेशन बताई, लेकिन मैं फिर से एक चीज़ को रिपीट करना चाहती हूँ कि ओनरशिप वर्ड को सबसे पहले किसने बार यूज़ किया? मैटलैंड ने। कब यूज़ किया? 1583 में। और ओनरशिप को रोमन लॉ में क्या कहते हैं? डोमिनियम। डोमिनियम का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट राइट। उसके बाद मैंने आपको ऑस्टिन की डेफिनेशन दी, उसी डेफिनेशन को मैं ब्रेक करके 3 पार्ट्स में आपको समझाऊंगी ताकि आपको ये डेफिनेशन पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। पहला वर्ड पार्ट डेफिनेशन का है इनडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूजर, उपयोग की दृष्टि से अनिश्चितता। इसका मतलब क्या है? ऑस्टिन क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को उपयोग करें उसमें क्या रहे? कोई सर्टेनिटी नहीं रहे। कब, जब तक हम चाहें तब तक हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम उसके स्वामी हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के स्वामी को ये फ्रीडम रहता है कि वह उसको उपयोग चाहे जिस प्रकार करे। लेकिन अगर हम ऑस्टिन की बात को, इस बात को पूरी तरीके स्वीकार कर लें कि हर व्यक्ति को फ्रीडम रहता है, वो उसको चाहे जिस तरीके स्वीकार कर ले, तो ये आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, इस उपयोग की स्वतंत्रता पर अनेक तरीके से लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। हम अपनी चीज़ को, भले ही स्वामी हो, हम अपनी वस्तु को इस प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई न्यूसेंस हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अपने घर में इतनी तेज़ टेप रिकॉर्डर बजाते हैं, इतनी तेज़ साउंड में म्यूज़िक सुनते हैं कि बगल वाले को कोई क्या हो, प्रॉब्लम हो रही हो, उसका एग्ज़ाम है, वो ना पढ़ पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम स्वामी होते हुए भी हमें रोका जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस प्रेजेंट टाइम में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं इनडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूज़र पे। अब दूसरी चीज़ निकल के आई अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन। तो इसका मतलब क्या है? व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित। हम जिस तरह चाहें, ऑस्टिन कहता है, अपनी चीज़ को ओनर होने के नाते हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम उसको क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अगर हमने टीपीए के अंतर्गत हमारी संपत्ति पर कोई चार्ज है, चार्ज का मतलब भार, मान लीजिए आपकी लैंग्वेज में अगर आप चार्ज नहीं समझ पा रहे हैं तो बैंक से आपने प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है, कोई चार्ज ले रखा है, तो संपत्ति को ना हम सेल कर पाएंगे, ना चैरिटी कर पाएंगे, ना ही हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे जब तक कि सारे चार्जेस हम बैंक को नहीं दे देते हैं।
थर्ड चीज है अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, अवधि की दृष्टि से असीमितता। तो ऑस्टिन कहता है कि जो ओनर है उसके पास अनलिमिटेड राइट होता है। क्यों? हमारे पास कैसा राइट है? हम ओनर है परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब विच इज नेवर एंडिंग, जो कभी समाप्त ना हो। एग्जाम्पल के लिए मेरी डेथ के बाद भी मेरी प्रॉपर्टी पर में क्या होगा? मेरी प्रॉपर्टी पे किसका राइट होगा? मेरे सक्सेसर का, मेरे उत्तराधिकारियों का, या उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जिनको मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी। मान लीजिए मैं अगर वसीयत लिख जाऊं कि मेरे मरने के बाद बी को पूरी प्रॉपर्टी दी जाए, तो प्रॉपर्टी किसको दे दी जाएगी? बी को। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का राइट कभी भी समाप्त नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेस्टेड हो जाता है। तो आपने तीनों पॉइंट से समझा कि ऑस्टिन की डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स पे, इनडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। तो ऑस्टिन की डेफिनेशन के तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑस्टिन की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको बताया कि ऑस्टिन की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट निकाले। और क्या चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिन पर राज्य के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ऑस्टिन की डेफिनेशन हमें पूरी तरीके से कंप्लीट अभी मुझे नहीं लगती है, या जूरिस्टों को कंप्लीट भी नहीं लग रही। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत, कह सकते हैं एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिलताएं ऑस्टिन की डेफिनेशन में। जिस तरीके से वो चाहता है कि प्रॉपर्टी हमारी हो, हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, परपीचुअल राइट बताता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं। अगर इंडियन लॉ की बात करें तो प्रॉपर्टी पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलना चाहूँगी, मैंने पहली लाइन जो पढ़ी मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिन पर राज्य के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ओनर केवल स्टेट ही माना जाएगा, भले ही वहाँ पर हमारी लैंड हो, लेकिन ओनर कौन है? स्टेट है। अब कैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, एग्जाम्पल के लिए कैनबिस का पौधा, गांजे का पौधा, अगर कोई व्यक्ति क्या करे, अपने घर पे कैनबिस का पौधा लगा ले, और कैनबिस का पौधा लगाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के लगाता है, इसको परमिशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये एक तरीके का देखा जाए ऐसी चीज़ें इससे बन सकती हैं जो नुकसान कर सकती हैं, नशीली चीज़ें बन सकती हैं, या कह सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो व्यक्ति को कह सकते हैं कि होश में ना रख पाती हों। तो इसीलिए कैनबिस का पौधा गवर्नमेंट परमिशन देती है, केवल वहीं पर लगा सकते हैं जहाँ पर इसका हमें लाइसेंस मिल रहा हो। ऑलरेडी वही लोग लगाएंगे जिसके पास लाइसेंस हो। अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है तो वो कैनबिस का पौधा अपनी लैंड पे नहीं लगाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कैनबिस का पौधा लगाता है तो गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि उस प्लांट को कट करेगा और उसको अपने पोजीशन में ले लेगा, और आप ये नहीं कह सकते कि आप ओनर है, क्योंकि वहाँ पर स्टेट ही उसका ओनर माना जाएगा। तो हम जो स्टेट द्वारा प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं उनको नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड की गई है, मना की गई हैं, अगर हम कुछ करते हैं तो स्टेट उन्हें पोजीशन में ले लेगा और आपके ओनरशिप का राइट वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर अब ओनरशिप को देखा जाए, सामंड की जितनी भी ओनरशिप की, ऑस्टिन की जितनी ओनरशिप की डेफिनेशन थी, उसको क्रिटिसाइज करने वाले जूरिस्ट है सामंड। अब सामंड क्या डेफिनेशन दे रहे हैं वो आपको बताएंगे। ओनरशिप डिनोट्स द रिएक्शन बिटवीन ए पर्सन एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज ओनरशिप। सामंड तो किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के संबंध का प्रतीक है। इसका मतलब ओनरशिप क्या है? ये थिंग है और मैं पर्सन हूँ, इन दोनों के रिलेशनशिप को ही ओनरशिप कहा गया है। अगर सारी डेफिनेशन का एक कंक्लूजन निकाला जाए तो सिंपल सी बात है, थिंग और पर्सन के रिलेशन को ही क्या कहा जा रहा है? ओनरशिप माना जा रहा है। कहा जा रहा है ओनरशिप है क्या है? सिंबल है। अब आपको बता रहे हैं कि ओनरशिप को सामंड क्या कहते हैं कि ओनरशिप कैसा राइट है? डी ज्योर, मतलब हमारा लीगल राइट है। और डी ज्योर के बारे में मैं एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी में मैंने इन सब वर्ड्स को डिफाइन किया है। अब ओनरशिप होने के नाते सामंड कह रहे हैं क्या क्या राइट हम कर सकते हैं? उपयोग और उपभोग, यूज एंड कंज्यूम, अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक राइट उन्होंने लिखा कि ओनर होने के नाते हम अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, नष्ट। ये निगेटिव राइट है, इसको करने के लिए मना किया गया। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को आग लगाना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो बहुत लोगों की लाइफ के साथ, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी के साथ नुकसान हो सकता है। उसको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा,
ये एक निगेटिव राइट है जो स्टॉप करने को कहता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मनी को या ऐसी चीज़ें जो ऑर्नामेंट हैं या गोल्ड हैं, डायमंड हैं, पानी में डालने की कोशिश करता है तो उसको स्टेट अरेस्ट कर लेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा कि उसको इतना पैसा कैसे आया जो वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। तो ये एक निगेटिव राइट है जो स्टॉप करता है कि हम अपनी चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। हमें बताना पड़ेगा, क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्या हम इस तरीके का काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अब एक वर्ड और यूज़ किया गया, रेसिड्यूरी कैरेक्टर। ओनरशिप का कैरेक्टर कैसा है? अवशिष्ट स्वरूप। रेसिड्यूरी कैरेक्टर पे मैं आपको फोकस करूंगी क्योंकि ये शॉर्ट नोट भी आता है। इसको हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट स्वरूप और इंग्लिश में रेसिड्यूरी कैरेक्टर। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। एक लैंड का ओनर है, उसने बी को अपनी ज़मीन लीज पर दी हुई है, सी को उस जमीन पर ईजमेंट का राइट है। ईजमेंट का मतलब होता है सुखाधिकार का राइट है। सुखाधिकार का मतलब क्या होता है कि हम 50 सालों से एक ही रास्ते से आ रहे हैं, 30 सालों से एक ही रास्ते से आ रहे हैं, तो लॉ की निगाह में हमारा जो राइट कहलाता है वो राइट टू ईजमेंट है। ईजमेंट एक्ट है 1882 जो बताता है कि स्पेसिफिक टाइम से अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा राइट क्या हो जाएगा? राइट टू ईजमेंट कहलाएगा। तो ए ने अपनी लैंड किसको दी? बी को लीज पर दी है, सी को ईजमेंट पे दी है। ईजमेंट एक्ट 1882 में आया, मैंने अभी आपको क्लियर किया। और सी को उसने कहा है कि लैंड से जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो हम किसको देंगे? डी को देंगे। तो ए एक ओनर था जिसने ए जमीन लीज पर बी को दी, ईजमेंट का राइट सी को दिया और डी को प्रॉफिट को राइट दिया। बाकी जितने भी राइट यहाँ बचेंगे ओनरशिप के, वो सारे के सारे वेस्टेड किस में हो जाएंगे? ए के पास वो सारे के सारे ओनर होने के नाते वो राइट वेस्टेड हो जाएंगे। अब सामंड की ओनरशिप की डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज किया है? ड्यूगिट ने, कुक ने। ड्यूगिट क्या कहते हैं? हमारा जो ओनरशिप का राइट है केवल वस्तु से रिलेटेड है और किसी कल्पित राइट से, कल्पित अधिकार से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। हम कोई ड्रीम नहीं कर सकते कि हमारा इस पर इस तरीके का राइट है। ओनरशिप का राइट केवल किससे रिलेटेड है? थिंग से। ड्यूगिट कह रहे हैं सामंड को क्रिटिसाइज करते हुए। कुक क्या कहते हैं? सामंड की डेफिनेशन को अननेसेसरी कंफ्यूजन, अनावश्यक भ्रांति फैला दी है। सामंड कह रहे हैं कि डेफिनेशन को कि बिल्कुल एक कंफ्यूजन सी क्रिएट कर दी। सामंड ने इतनी सारी बातें बोलकर एक कंफ्यूजन सी क्रिएट कर दी है। ओनरशिप का मतलब सिंपली से कि हम चीज़ों को यूज़ कर पाएँ और जिस तरह चाहें अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। अगर देखा जाए कि यहाँ पर 3 वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट मिले। ऑस्टिन जो डेफिनेशन दी उसको क्रिटिसाइज किसने किया था? सामंड ने। और सामंड की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किसने किया? ड्यूगिट ने और कुक ने। एक वर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ, रेस्ट न्यूलस, स्वामीहीन संपत्ति। अगर कोई चीज़ हमें बिना किसी ऐसी कोई चीज़ सड़क पर पड़ी मिल जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? रेस्ट न्यूलस। इसका मतलब होता है स्वामीहीन संपत्ति। तो विधि की दृष्टि में अगर कोई व्यक्ति क्लेम नहीं करता है तो जो चीज़ों को पाता है वो ही उसका स्वामी माना जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? रेस्ट न्यूलस। तो प्रॉपर्टी के राइट में ओनरशिप का राइट एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है और ज्यूरिस्प्रूडेंस में ओनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। आप याद रखेंगे कि ओनरशिप का मतलब सिंपली क्या है कि चीज़ों को यूज़ कंज्यूम करना। चीज़ों का जो ओनरशिप होने के नाते चीज़ों पर कैसा राइट है? परपीचुअल का राइट है। और हम ओनरशिप होने के नाते चीज़ों को सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे कि किसी को दूसरे को नुकसान पहुँचे। तो आज आपने जो टॉपिक्स क्लियर किया है वो ऑस्टिन और सामंड की डेफिनेशन का टॉपिक क्लियर हुआ है ओनरशिप पे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और थैंक यू। और अंत में फिर एक बात कहना चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको चीज़ों की कंप्लीट नॉलेज होगी और इसका नेक्स्ट पार्ट आप जल्दी ही देखेंगे। थैंक यू।